हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा देख लिया है इसका मतलब, और अब आप अच्छे से अपना पेपर दे सकते हो, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको लगा कि इन वीडियो से मेरी हेल्प हुई, मतलब आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, आपकी हेल्प हुई है, तो बिल्कुल बच्चे इन वीडियोज को आप अदर स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर करें, सो दैट वो भी इनसे बेनिफिट उठा पाएं। आपके जो आगे आने वाले बच्चे हैं तो ये सबकी हेल्प कर पाए। तो एक काम अब अगर आप पूरा देख लिए हो इतना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अब एक इतना रिक्वेस्ट तो मैं भी कर सकता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल बच्चे आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना बताएं कि कैसे ये आपका जर्नी रहा, कैसा कोऑर्डिनेट आपको अब लग रहा है, कैसे पहले आपको डर लगता था, क्या हो रहा था। तो बिल्कुल आप ये कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ये चीज समझ पाए कि अगर हम शेयर करेंगे तो बाकी का हेल्प होगा और सर का भी हेल्प होगा, तो बिल्कुल बच्चे आप ये कर सकते हो आज के इस वीडियो के लिए। तो बिल्कुल आज और धमाकेदार वीडियो होने वाला है, फिर ये भी जैसे अपने पूरे लेक्चर्स किए हैं उसी टाइप से। तो शुरू करें बिल्कुल बच्चे, अति परवलय का लास्ट लेक्चर। और जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको शुरू में कि कम से कम सूत्रों में और कम से कम टाइम में अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगर आपने ये पूरे वीडियो शानदार देखे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं कर पा रहे हो। देखो, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे बच्चे हमेशा ही, जो क्वेश्चंस अपने को पहली बार में कभी नहीं होंगे, चाहे अपने को कितना ही पढ़ा दिया जाए, कि वो क्वेश्चन तभी होंगे जब आपने एक बार उस क्वेश्चन को पहले कर रखा है, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे 10% जो आपसे पहली बार में नहीं होंगे, बाकी 90% क्वेश्चंस आप इन वीडियोस की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर हाँ मेरे से भाई 90% हो जाएंगे, मतलब वो 10% वो कोई कैसा ही पढ़ा दे नहीं होंगे वो क्वेश्चन, तो ध्यान रहे। तो हाईलाइट्स पे हर प्रॉब्लम। और ये देखो, मैंने अब तो सांख्यव ही लिख दिया है। सांख्यव की किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। सांख्यव मतलब चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी हो, अरे कुछ भी हो, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, कैसा भी हो, कि नाभीय जीवा जो होती है ये एफ, पी और क्यू, तो इसके खंड क्या होंगे, पी एफ और क्यू एफ। तो पी एफ और क्यू एफ, इनका अगर आप हरात्मक माध्य लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, अर्धनाभिलंब। अरे हरात्मक माध्य लिखना होता है ना, 2pf अपॉन qf अपॉन pf प्लस qf। तो आई थिंक इस पे मुझे नहीं देना चाहिए, ये आपको बता चुके हैं। हाँ, फिर ये भी सेम चीज है, ये भी सेम से है, सांख्यव की किसी भी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और नियता के बीच बना खंड संगत नाभि पर समकोण बनाता है। तो ये अपन देख चुके हैं, सांख्यव की किसी भी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और नियता के बीच बना खंड नाभि पे समकोण बनाता है। तो कैसा भी हो, बहुत अच्छे से आप जानते हैं ये नियता, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच बना खंड जो ये पी क्यू है, ये नाभि पे क्या बनाता है, समकोण बनाता है। क्लियर है क्या? तो ये अपने को पता होना चाहिए, और ये सभी के लिए। देखो सांख्यव, परवलय, अति परवलय, हाइपरबोला, सबके लिए। अरे इसको भाई बना लो यार, दीर्घवृत्त बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो? तो सबके लिए है ये। आगे 3 का ये भी दीर्घवृत्त और अति परवलय दोनों के लिए है। तो देखिए, अपन अति परवलय की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंब पाद अति परवलय के सहायक वर्त पे होते हैं। तो ये भी अपन ने देखा था कि अति परवलय का जो सहायक वर्त होगा, तो अगर आप नाभियों से किसी भी स्पर्श रेखा पर, इसकी किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब डालते हो तो वो कहां आएगा, जैसे यहां से लंब डालोगे तो ये यहां पे आ जाएगा, और यहां से लंब डालोगे तो वो यहां। तो देखो बच्चे, नाभियों से अगर आप किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब डालते हो तो वो कहां होते हैं, सहायक वर्त पे। ये बात उसके लिए भी थी, नाभि से किसी भी स्पर्श रेखा पे लंब डालो, सहायक वर्त पे जाएंगे। और परवलय के लिए क्या होता था, टीएबी, परवलय के लिए टीएबी। हाँ, दूसरा, अति परवलय की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों के पादों का बिंदुपथ क्या होता है, सहायक वर्त। मतलब ये लंब हमेशा ही सहायक वर्त पे रहेंगे, इसका मतलब इनका बिंदुपथ क्या होगा, ये सहायक वर्त है। तीसरा, इसी चीज को कहने के तरीके हैं बच्चे, ये अति परवलय के किसी भी
बिंदु की नाभीय दूरी को व्यास मानकर बनाया गया वर्त सहायक वर्त को स्पर्श करता है। मतलब नाभीय दूरी कौन सी होती है? ये, इसको अगर आप इसको व्यास मान के वर्त बनाएंगे तो ये इसको स्पर्श करेगा, यहां पे इस वर्त स्पर्श करेगा, ये यहां पे क्यों करेगा? तो देख लो बच्चे, यहां 90 डिग्री बन रहा है तो इससे गुजरेगा, तो इसलिए ये इस वर्त को स्पर्श करेगा। मतलब अति परवलय के किसी भी बिंदु की नाभीय त्रिज्या को व्यास मानकर बनाया गया तो ये इसको स्पर्श करेगा। तो ऐसा का ऐसा ही परवलय में भी था। अरे वो टीएवी को स्पर्श करता था। और इनफैक्ट ये तीनों एक ही है क्या? इनफैक्ट ये तीनों एक ही है क्या? बिल्कुल एक ही है। तो ध्यान से देखिए आगे वाला लास्ट, ये इसमें दीर्घवर्त और अति परवलय में था और बहुत ही गजब की चीज है। क्या? अति परवलय की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल अर्ध संयुग्मी x, मतलब P1 P2 इक्वल टू, यहां से यहां पे ये लंबाई P1 है, ये P2 है, तो P1 P2 कितना आ जाएगा? P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब अर्ध संयुग्मी x। अगर अपन मानक अति परवलय की बात करें तो P1 P2 बी स्क्वायर आएगा। तो ये तो 100% नहीं 1000% याद होना चाहिए, और दोनों के लिए वैलिड होता है। 1000% आपको याद होना चाहिए, कोई नहीं बचा सकता। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो वो ध्यान दे। हाँ आगे, ये चीज अपन ने देखो प्रूफ भी कराया था मैंने, कहां पे? दीर्घवृत्त में। सेम टू सेम चीजें हैं बच्चे, अगर आपको याद करना तो अच्छे से देख लो, और प्रूफ भी करना है तो आप खुद से कर सकते हैं। सब कुछ समझाया था इसको, तो इसमें मुझे कुछ भी एक नाम भी ऐड नहीं करना। तो दीर्घवृत्त में इसका मैं प्रूफ कराया था, बहुत अच्छे से कराया था। अगर याद पहले प्रूफ देख के याद करना तो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। कई बार एक आधा इसमें से कोई सा रिजल्ट पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान दे। हाँ, पांचवा, तो अति परवलय की एक नाभि से आने वाली प्रकाश की किरण अति परवलय से परावर्तन के पश्चात दूसरी नाभि से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये बात दीर्घवृत्त में भी था। ये परावर्तन रूल है बच्चे इसका, कि अगर अति परवलय की एक नाभि से प्रकाश की किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात, जैसे यहां से एक प्रकाश की किरण आई, तो ये परावर्तन के पश्चात इस नाभि से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ऐसे मतलब समझ गए क्या? अगर एक नाभि से प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वो दूसरी नाभि से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना, एक नाभि से आ रही है तो दूसरी नाभि से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है या गुजरेगी। तो ये बहुत ही अच्छा नेचर है। ऐसा का ऐसा ही दीर्घवृत्त में था, और परवलय में थोड़ा सा अलग था। अगर नाभि से आती है तो फिर वो किसके? परवलय की एक्स के समांतर हो जाती है, और परवलय की एक्स के समांतर आती है तो नाभि से गुजर जाएगी। यही था बिल्कुल। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि जो अति परवलय के बिंदु पर नाभीय त्रिज्याओं के कोणर्धक, मतलब ये नाभीय त्रिज्याएं, इनके कोणर्धक कौन होते हैं? स्पर्श रेखा है। मतलब अगर आप यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाओगे और अभिलंब बनाओगे तो ये क्या होते हैं बच्चे? इनके कोणर्धक होते हैं। जैसे ये अभिलंब बना दिया मैंने, तो ये इसका और इसका क्या है? कोणर्धक। तो इसलिए ये ऐसा होता है कि ये दूसरी नाभि से गुजरती है या ये स्पर्श रेखा की। ठीक है, और इसी के लिए ये एक बहुत 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 ही खतरनाक चीज है। सनाभीय दीर्घवृत्त एवं अति परवलय समकोण पर काटते हैं। किसो? सनाभीय दीर्घवृत्त और अति परवलय हैं वो समकोण पर काटते हैं, और इसका विलोम भी सत्य है। तो सनाभीय क्या होती है? जिनकी नाभियां एक ही जगह हो, वो दीर्घवृत्त और अति परवलय समकोण पे काटेंगे। तो वो कैसा होगा? तो ये देखो, ये दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, और ये भाई अति परवलय है। इन दोनों की नाभियां सेम ही जगह है, तो ये ऐसा, तो ऐसा है। ठीक है, ये नाभियां सेम जगह। अब ध्यान से सुनना, मैं प्रूव कर रहा हूं, कोशिश बहुत अच्छे से देखना बच्चे। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, तो इसका और इसको यहां से मिला दें, तो इन दोनों का जो कोणर्धक होगा वो क्या होगा? इन दोनों का कोणर्धक होगा वो कौन होगा? तो दीर्घवृत्त के लिए तो
दीर्घवृत्त के लिए तो इन दोनों का कोणार्धक कौन होगा? देखो दीर्घवृत्त के लिए तो इसका ये अभिलंब कोणार्धक होता है क्या? देखिए बच्चे, दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब और इसके लिए ये स्पर्श रेखा होगी। तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये इस लाइन PF1 F2 इन दोनों का कोणार्धक है। PF1 और PF2 का कोणार्धक है ये। तो ये रेखा दीर्घवृत्त की तो क्या है? दीर्घवृत्त का अभिलंब, दीर्घवृत्त का अभिलंब है। देखना दीर्घवृत्त का अभिलंब है। और जो अति परवलय है, अति परवलय का ये क्या है? अति परवलय की स्पर्श रेखा, अति परवलय की स्पर्श रेखा है। तो इसलिए इन दोनों की, देखो ये इसकी स्पर्श रेखा तो इसकी स्पर्श रेखा ऐसी आ जाएगी फिर। तो इनके बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। क्या बोला मैंने? देखो ये जो है, ये रेखा है, ये स्पर्श रेखा है किसकी? दीर्घवृत्त, इस अति परवलय की। और ये रेखा स्पर्श रेखा है किसकी? दीर्घवृत्त की। और ये है अति परवलय। इनके बीच में 90 डिग्री कोण है। तो ये सहनाभी होते हैं। तो ये बहुत ही गजब का प्रॉपर्टी है और डायरेक्ट इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मतलब ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये दीर्घवृत्त और अति परवलय सहनाभी हैं, तो ये बताओ। क्या ये बात क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका अभिलंब और इस एक की स्पर्श रेखा एक ही जगह आगे। क्यों आगे? क्योंकि वो इसके कोणार्धक होते हैं, ये देखो। तो इसलिए ऐसा होता है। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन किससे फर्क पड़ेगा कि क्या आपने कोई ये चीज याद रहती, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये सेम टू सेम उधर मैंने बनाया था, इसका मैं वापस बताने का कोई मूड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा मैंने दीर्घवृत्त में समझाया था, याद रखना तो याद रखो, नहीं रखना तो गोली मारो। हाँ, PF1 माइनस PF2 2A होते हैं। यहाँ पे PF1 माइनस PF2 2A अनुप्रस्थ अक्ष है ना। और यदि दो अति परवलय की उत्केंद्रता समान है तो वे समरूप, और अति परवलय उत्केंद्रता नाभिलंब समान है तो सर्वांग। बिल्कुल ठीक है। थर्ड, अति परवलय के नाभिलंब के सिरों पे बनी स्पर्श रेखाएं संगत नियतापात से गुजरती है। तो ये तो छोटी सी बात बोल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर अपन स्पर्श रेखाएं बनाए तो वो कहां से गुजरेगी? संगत नियतापात से। तो मतलब ऐसी है ये, तो यहाँ पे ये नियत आ जाएगी। भाई तो बकवासी क्या बात है, N1 से पास होगी, है ना। तो ये तो अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। हाँ, आगे आइए। दीर्घवृत्त तथा अति परवलय। अब ये जो है ये सबके लिए ध्यान से देख लो। दीर्घवृत्त तथा अति परवलय की किसी भी स्पर्श रेखा का शीर्षों पर स्पर्श रेखाओं के बीच वनाखंड नाभियों पर समकोण बनाता है। तो क्या बोल रहा है? चाहे दीर्घवृत्त हो, चलो मैं दीर्घवृत्त का ही बता देता हूं। दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा का, दीर्घवृत्त है, इसकी कोई भी स्पर्श रेखा ले लो, ये स्पर्श रेखा ले लो, इनका दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा का शीर्षों पर बनी स्पर्श रेखा, ये शीर्षों पर बनी स्पर्श रेखा, तो इनके बीच बना अंतःखंड जो ये है, ये दोनों ही नाभियों पे समकोण बनाता है। तो ये यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगा और ये यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगा। सर इसका यूज क्या है? ये जो AB है ये F1 पे और F2 पे दोनों पे ही 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ किया जा सकता है। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज बहुत ही खतरनाक है कि अगर आप इसको व्यास मान के वर्त बनाओगे, इसको व्यास मान के वर्त बनाओगे तो वो दोनों वर्त यहां से गुजरेगा। ये इसका यूज होता है कि अगर आप AB को व्यास मानकर वर्त बनाओगे तो वो F1 F2 से गुजरेगा, या ऐसे बोल सकते हैं A F1 F2 और B ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज एक ही वर्त के ऊपर आ रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये इसका यूज है। क्लियर है क्या? तो ना ये इसका मतलब है। हाँ, आगे। अब ये सेम टू सेम बात किसके लिए भी है बच्चे? दीर्घवृत्त के लिए भी है। तो सीधा एज ए रिजल्ट देख सकते हो या आप बना के देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, परवलय की एक्स, दीर्घवृत्त का दीर्घ एक्स तथा अति परवलय का अनुप्रस्थ एक्स के अलावा कोई भी अभिलंब इनकी नाभि से नहीं गुजरता। मतलब परवलय का एक ही अभिलंब है जो इसकी नाभि से गुजरता है। वो कौन सा अभिलंब है? वो कौन सा अभिलंब है जो इसकी नाभि से गुजरता है? वो ये, मतलब इसकी एक्स, ये अभिलंब भी है और ये इसकी एक्स भी है। तो ये इसकी नाभि से गुजरता है।
इसके अलावा कोई भी अभिलंब इसकी नाभि से नहीं गुजरेगा। ऐसे ही दीर्घवृत्त का दीर्घ एक्स के अलावा कोई भी अभिलंब उसकी नाभि से नहीं गुजरेगा। ऐसे अति परवलय का अनुप्रस्थ एक्स के अलावा। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी बात है, ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, अब अपन लेते हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ये तो शानदार, अति शानदार क्वेश्चन है बच्चे। यदि अति परवलय तथा दीर्घवृत्त, यदि अति परवलय तथा दीर्घवृत्त समकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, ये और ये ना, तथा अति परवलय की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का व्युत्क्रम है, तो अति परवलय का समीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो मतलब ये दोनों समकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, या इसी चीज को बोल सकते हैं अपन सम नाभियां, मतलब इनकी नाभियां समान होगी। तो इसका लिखिए x²/4 + y²/3 = 1। तो एक तो इसकी e निकालते हैं सबसे पहले। e क्या है? √1 - 3/4, सीधा सीधा b²/a² ना बच्चों। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये तो e आई। अब इसकी नाभियां निकालते हैं। तो इसकी नाभियां, अब इसको अगर आप बनाओगे तो बच्चे इसको कैसे बनाएंगे? चलो इसको बनाते हैं। तो इसको अगर आप बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसा ही नहीं। तो इसकी नाभियां यहां और यहां है। तो F1 का वैल्यू बताओ बच्चे। F1 का वैल्यू, F1 और F2, ये F1 है आपका और ये F2। तो F1 और F2 बताइए। F1, तो F1 होता है AE, 0 और ±AE, 0 लिख देते हैं, ±AE, 0। तो बोलिए +-a है 2 × e 1/2, 0। तो ये कितना आ जाएगा? +-1, 0। तो ये नाभियां आ गई आपकी +-1, 0। तो दीर्घवृत्त की नाभियां आ चुकी है। तो जो अति परवलय बनेगा उसकी नाभि भी यही है, जो अति परवलय बनेगा उसकी नाभि भी यही है। तब आप बात करते हैं अति परवलय की। तो अति परवलय का समीकरण बोलो बच्चे। x²/a² - y²/b² = 1। इसकी उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता देखो, अति परवलय की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का व्युत्क्रम है। तो इसकी उत्केंद्रता 1/2 है। तो इसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? 2। इसकी उत्केंद्रता उसका उल्टा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में इसकी नाभियां क्या होगी? इसकी नाभियां क्या होगी? इसकी नाभियां क्या होगी? ±AE, 0। और वो दे रखी है इसकी नाभियां और इसकी नाभियां सेम है, तो ये +-1 हुए। से नाभिये मतलब ये जो दीर्घवृत्त होगा, जो अति परवलय है और ये दीर्घवृत्त है, से नाभिये मतलब इनकी नाभियां सेम ही है। मतलब यहां से जो आई थी वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से आ जाएगा AE = 1। तो E का वैल्यू तो 2 है, तो A × 2 = 1। तो A का वैल्यू आ गया 1/2। एक का वैल्यू 1/2 आ गया। तो अब क्या? अब तो b² = a², e² - 1। तो a² कितना है? a² है 1/4 इंटू e² कितना है? 4 - 1, तो दैट इज 3/4। ये b² का मान आ गया, ये a², तो वैल्यू मान रख दो यहाँ पे सीधा सीधा। x² a² मतलब 1/4 माइनस y² b² मीन्स 3/4। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x² माइनस 4y² बट्टे 3 = 1। तो ये आंसर है, ये आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ऐसे ही क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जा रहे हैं कि जहां पे बच्चों को थोड़ा बहुत घुमाया जाता है, फिर नहीं समझ में आता है, तो इस टाइप की चीजें। तो ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि अति परवलय तथा दीर्घवृत्त समकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब से नाभिये हैं, और अति परवलय की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त का व्युत्क्रम है। तो यह समीकरण ऐसा कुछ होगा। क्या आप क्लियर है इस चीज से? अरे बहुत अच्छे से करिए। इसकी नाभियां निकाल ली, उसकी उत्केंद्रता, इसकी नाभियां खत्म कर लोगे यार इतना तो। हाँ, आगे आइए। ये अति परवलय तथा दीर्घवृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। इस अति परवलय और इस दीर्घवृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वाला कंसेप्ट है, मैंने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। कहां पे याद है? यस, कहां समझाया था? बिल्कुल सर, आपने समझाया था हमें परवलय में।
और हम तो उसी दिन से हो गए थे, सब कुछ क्लियर था। अगर दो वक्र है और दोनों ही अपने पास, दोनों की ही अपन स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं, तो दोनों की स्पर्श रेखा लिख के कंपेयर कर देते हैं। अगर सर एक वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं पर दूसरे की नहीं जानते, तो एक वक्र की उभयनिष्ठ स्पर्श, एक वक्र की स्पर्श रेखा लिखेंगे और दूसरे के साथ d बराबर 0 लगा देंगे। और ऐसा केस आएगा नहीं कि दोनों ही वक्रों की आप स्पर्श रेखा नहीं जानते हो, तो वैसा कोई केस है। तो बेसिकली ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, परवले वाला लेक्चर जाके देखो, इतना गजब का लेक्चर था। बाकी अगर दो वक्रों की आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए तो क्या करना है कि या तो आप दोनों ही वक्रों की उभयनिष्ठ, दोनों ही, ध्यान से सुनिए, दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ढाल रूप में जानते हो, तो उन दोनों को ढाल रूप में स्पर्श रेखा लिखो और आंसर ले आओ, कंपेयर करके आंसर ले आओ। या फिर आप एक वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ढाल रूप में जानते हैं, दूसरे की नहीं जानते, तो उस वक्र की ढाल रूप में स्पर्श रेखा लिखो और दूसरे के साथ d बराबर 0 लगा दो। तो ये कंसेप्ट था। तो अब यहां पे है, एक है अति परवलय, दूसरा है दीर्घवृत्त। इसकी भी स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं, इसकी भी। तो इसका क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए मैं इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण जानता हूं, क्या बात जानते हैं ना तो 4m स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, अरे नहीं यार, स्पर्श रेखा का समीकरण है, इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, इस अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वैल्यू डाल दीजिए, y बराबर mx प्लस माइनस √16m स्क्वायर माइनस 9। दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं, तो क्या करना होता है, अब ये दोनों उभयनिष्ठ हो जाएं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दैट मीन्स ये और ये समान हो जाए, और ये दोनों एक ही हो जाए। उभयनिष्ठ मतलब इसकी भी स्पर्श रेखा, इसकी भी स्पर्श रेखा, मतलब ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे। ये दोनों बराबर, देखो y बराबर है भाई mx बराबर mx, तो क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो 16m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 3। तो इधर लीजिए इसको, 12m स्क्वायर इक्वल टू 12, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कोई अगर गलत लिख दिया इसको तो बकवास नहीं भाई, इसको कोई गलत नहीं लिखना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए तो m का वैल्यू आ जाएगा यहां से प्लस माइनस 1। पहली बात, m का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो ये वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक ही बात है, किसी में भी रख दो। इसमें मैं लिख दिया हूं, तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 डालिए, तो y बराबर प्लस माइनस x, और ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, और यहां पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का वैल्यू 1, तो ये √7। समझ गए क्या। तो दोनों ही वक्रों की अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण जानते हैं, तो इसकी स्पर्श रेखा लिखो, इसकी स्पर्श रेखा लिखो और दोनों की तुलना कर दो। क्या बोला, इसकी स्पर्श रेखा लिखो, इसकी स्पर्श रेखा लिखो और दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो। तो ये बराबर ये, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये, खत्म। तो ये बात समझ सकते हैं। और अगर मान लो मैं इसकी नहीं जानता, तो फिर मैं इसकी स्पर्श रेखा ये लिखता और इसको इसके साथ सॉल्व करके, इसको इसके साथ सॉल्व करके क्या कर देता, d बराबर 0। तो वो तरीका अपन वहां पे बहुत अच्छे से सीखा था। या मान लो मैं इधर तो दे देता ये x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और इधर दे देता एक्स वाई बराबर जो भी है 4 या 4 दे देता, और बोलता इनकी निकाल लो। तो इसके लिए क्या करते आप, इसकी स्पर्श रेखा लिखते और उसको इसमें डालते और फिर d बराबर 0 करना ही पड़ता, क्योंकि इसकी स्पर्श रेखा नहीं जानते हैं, अपन नहीं जानते हैं इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है क्या, इसलिए ऐसा करना पड़ता। तो वो बहुत अच्छे से समझाया गया वहां पे, है ना। तो ये तो ऐसे ले लिया अपने। अब वक्रों दिश तथा दिश के बीच का कोण। अब ये बच्चे दो क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पे इनका कोई रेलेवेंस है नहीं, ये एओडी के क्वेश्चन है 12th क्लास के, फिर भी बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो मैं बता देता हूं कि अपने को क्या चाहिए, इस वक्र और इस वक्र के बीच का कोण चाहिए, इस वक्र और इस वक्र के बीच का कोण चाहिए। तो मान लेते हैं ये
अपन मान लेते हैं कि ये किसी बिंदु पे दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लेते हैं ना, x1 y1 पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो ये मैंने मान लिया है ना। दो वक्रों के बीच का कोण निकालने की बात कर रहा हूं मैं, और दो वक्रों के बीच का कोण क्या होता है बच्चे, उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। क्या बोला मैंने, दो वक्रों के बीच का कोण क्या होता है, उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। पहली बात क्लियर है, दो वक्रों के बीच का कोण बराबर उनके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो दो वक्रों के बीच का कोण, ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं, बराबर उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहां पे, प्रतिच्छेद बिंदु पर, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर, ठीक है क्या। दो वक्रों के बीच का कोण उनके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहां पे, प्रतिच्छेद बिंदु पर। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु, अब कई बार क्या होता है ना, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आता तो उसको मान लो। देखो इन दोनों को अगर सॉल्व करके आप प्रतिच्छेद बिंदु ला सकते हो सर सिंपली, तो ले आओ। अरे मतलब इनको हल करने से प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल जाता है तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। पर नहीं आता तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु को मान लेना चाहिए, ठीक है क्या, तो मान लेते हैं। तो ये तो बात है, स्पर्श रेखा बोलो या अभिलंब बोलो एक ही बात है, ठीक है। और एक और चीज है, जो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, वैसे तो बताया जा चुका है। स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल बराबर dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स से अपन ढाल निकाल सकते हैं x1 y1 बिंदु डाल के। तो ये इसका यूज वैसे 12th क्लास में आता है, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता चल ही गया होगा, नहीं चल गया तो ट्यूशन है, यहाँ कोई जरूरी नहीं। तो ये चीज पता है, और स्पर्श रेखा की ढाल आगे जाके भी यही रटना कि dy बाई डी एक्स होती, तो यहीं पे देख लो, तो इसलिए ये होती है। तो स्पर्श रेखा की ढाल ये होती है, वक्रों के बीच का कोण ये होता है। तो अब इनके निकालते हैं। मान लिया मैंने प्रतिच्छेद बिंदु ये, तो अब है यहां से dy बाई डी एक्स कैसे करें, तो x को सेम रखो इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस x का 1 इंटू वाई सेम इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का y बाई एक्स, ठीक है क्या, y बाई एक्स। तो m1 क्या आ जाएगा, m1 स्पर्श रेखा की ढाल इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जो ढाल होगी तो वो ढाल हो जाएगी माइनस का y1 बाई x1। तो ये m1 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका ढाल निकालना है, तो इसका dy बाई डी एक्स करो, तो इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो 2x माइनस 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स का मान आ रहा है x बाई y1। तो m2 क्या आ जाएगा, m2 मतलब इस बिंदु पे स्पर्श रेखा की ढाल। तो देखिए बच्चे क्या आ जाएगा वो, x1 बाई y1। अब तुम अगर m1 m2 ये दो रेखाओं की ढाल आ चुकी है, इनके बीच का कोण चाहिए, इनके बीच का कोण चाहिए। और अगर आप गौर से देखोगे तो यहां दिख जाएगा m1 m2 बराबर -1, दिस गुणा दिस इक्वल टू -1। तो कोण कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब समकोण। तो मतलब ये दोनों वक्र कैसे पे काटते हैं बच्चे, समकोण पे काटते हैं। मतलब ये दोनों वक्र कैसे हैं, लंब कोणीय प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब ऑर्थोगोनल वक्र है। ये दोनों ही वक्र कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वक्र है, मतलब 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब समकोण पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और मैंने देखते ही बता दिया m1 इंटू m2 -1। अदरवाइज आपको कैसे करना पड़ता, अगर मान लो m1 m2 -1 नहीं आता तो कैसे करना पड़ता, फिर तो आपको पता है ना, tan थीटा बराबर, अरे यार वो तो जानते हो तुम, दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र जानते हो ना। तो यहां पे मान डाल डूल के आपको लाना पड़ता। भाई ये सीधा m1 m2 -1 आ रहा है, इसलिए 90 डिग्री पे काटते हैं, अदरवाइज आपको ये सूत्र लगाना पड़ता। क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है अच्छे से, पक्का देख लो। तो दो वक्रों के बीच का कोण कैसे निकालना है, तो उभयनिष्ठ जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु आता है उस पे उन दोनों वक्रों के बीच की स्पर्श रेखाओं का कोण कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, किसी को पता होगा dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, और इसमें भी समझ जाएंगे। हाँ तो आगे चलिए, वक्र का ग्राफ बनाइए। अब इसका ग्राफ बनाइए, अब इसका ग्राफ कैसे बनाइए, तो ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है।
और खतरनाक चीज है। तो देखिए बच्चे, इस वक्र का ग्राफ बनाना है तो ये अपन आगे सीखेंगे एओडी में। पर अभी अगर कोई बोल दे कि इसका बना के बताओ तो कैसे बनाए, तो इसके लिए दो चीज कर सकते हैं। एक तो अपन इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो ये है आयताकार परवलय है, वो कैसे है वो समझते हैं। देखो, तो 3xy माइनस 4y इक्वल टू 2x माइनस 7, तो इसको इधर ले जाओ सबको। तो देखो 3xy माइनस 4y इक्वल माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है क्या। अब मैं करना चाहता हूं इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई, तो 3x माइनस 4 है ना। अब इसी के गुणनखंड करने के लिए यहां पे मुझे 3x माइनस 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे -2 कॉमन लेना पड़ेगा 3, तो ये 3x आ गया। अब मुझे यहां पे -4 करना पड़ेगा और आगे भी -7, और बेसिकली मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया है, प्लस का 8/3, तो प्लस का 8/3 इधर करना। क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखो बच्चे, मैंने ये -2 इधर लिया, फिर 3 लिखा और 3, तो ये देखो अगर आप यहां तक देखोगे ना बच्चे, ये माइनस का 2x ही है। फिर मैंने -4 यहां पे करा सो दैट इसमें से और इसमें से कॉमन आ पाए। क्या बोला मैंने, देखो y कॉमन ले लिया 3x माइनस 4, तो गुणनखंड करने हैं तो -2 अलग ले लिया, यहाँ 3x माइनस 4 बना लिया, तो यहां से ये तो माइनस का 2x आ गया, ये आया 8/3, तो इधर छोड़। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो माइनस का कितना बच्चे, 21 में से 8 जाने दो, अरे 21 में से 8 जाने दो तो कितना आ जाएगा, 3 तो नीचे आ जाएगा, और 21 में से 8 जाने देंगे तो 15 नहीं 13 आ जाएगा ना, माइनस का 13/3 देख लो, 21 में से 8, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया, इस 3 को और डिवाइड कर दो, तो x माइनस 4/3 इंटू वाई माइनस 2/3, 3 से भाग दिया मैंने, और तो माइनस का 13/6, तो ये आ जाएगा एक्स वाई बराबर माइनस का सी स्क्वायर, एक्स वाई बराबर माइनस का सी स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना अपन जानते हैं। इसका केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र कहाँ, 4/3 और 2/3, तो 4/2 और 3/2 पे इसका केंद्र है। तो इसका ग्राफ अगर मैं यहां बनाऊं तो 4/3 और 2/3, 4/3 और 2/3, तो यहां पे इसका केंद्र है 4/3 2/3। तो ये शिफ्टेड वाला आयताकार अतिप्रवलय है, तो ये इस टाइप से बनेगा। और ये है फर्स्ट, और देखो ये क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और भाई इस क्वाड्रेंट वाला नहीं होगा, एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर है, तो अपन ने बनाया था ऐसा ही आयताकार, इस टाइप का ये अतिप्रवलय बनेगा। तो इसका डायग्राम अगर बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बहुत कुछ करने के बाद आपको ये समझ आ सकता है, आए तो नहीं भी आ सकता है। तो एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर वाला का डायग्राम ऐसा बनता है, अपन ने देखा था। और ये शिफ्टेड है तो इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज है एक तरीका। दूसरा तरीका है वो बनाने का ऐसा है बच्चे कि इसका आप देखो y बराबर 2x माइनस 7/3x माइनस 4, तो इसका देखो एक x बराबर 4/3, ये तो इसके हो नहीं सकता, और यहां पे ग्राफ टूटेगा। और dy बाई dx निकाल लो, तो dy बाई dx निकालोगे तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर भी निकाल लो 3x माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2x माइनस 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा। तो ये देखो बच्चे, ये तो कट जाएगा, और -8 और प्लस का 21, तो ये कुछ आ जाएगा प्लस कितना, 21 में से 8 क्या, तो 13/3x माइनस 4, ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए बच्चे ऐसा कुछ आ जाएगा ना, 21 में 13। तो ये है कि इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और 4/3 पे टूटेगा। अब 4/3 पे टूटेगा और इंक्रीजिंग, अब यहां पे ये टूटेगा इधर और इधर, देखो dy बाई dx पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, तो यहां पे ये टूटेगा। तो यहां पे इसका वैल्यू निकालते हैं, 4/3 से थोड़े से आगे वैल्यू निकालें। देखो 4/3 पे इन्फिनिटी आएगा, तो थोड़ा सा आगे निकालना है, तो ये तो प्लस का 0 होएगा, और ये 4/3 पे डालूं तो 8/3, तो ये माइनस, तो इससे माइनस आएगा, माइनस इन्फिनिटी यहां आएगा, प्लस इन्फिनिटी यहां आएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ऐसा कुछ बनेगा।
अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, तो देखो इसकी रेंज आपको पता होगा, रेंज y नॉट इक्वल टू 2/3। अरे देखो x के कोफिशिएंट का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात, ये कभी नहीं होता है, तो इसलिए ये ऐसा बनेगा, मतलब यहां पे नहीं बनेगा। बेसिकली ये एक्स एक्सिस कहीं यहां हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो यहीं होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस ये होगा, और ये पॉइंट होगा y बराबर 2/3। मतलब ये 2/3 को इधर से स्पर्श करेगा और इधर से भी स्पर्श करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें बता दी, तो ये नहीं, अभी बच्चे आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीजें लगी है वो आप नहीं समझ सकते। अगर फिर भी समझना चाहते हो तो मैंने थोड़ा सा द्विघात समीकरण में बताया था, वहां से आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है, पर ये टूटने वाला कंसेप्ट वहां पे शायद नहीं बताया था, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। बाकी ये भी अभी नहीं, तो ये आप अगर कि पता चल गया कि ये क्या है तो इसकी हेल्प से बना सकते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं। अपन इसका ग्राफ इससे बनाएंगे, आगे बिल्कुल सीखेंगे, तो ये फंक्शन एओडी बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा, तो यहां टेंशन ना लें इसकी। तो ये दो जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल बच्चे अगर आप 11वीं क्लास में हो तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं चाहिए इनके बारे में कि हाँ आगे आएगा ना। तो यहां पे ये होता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। इसमें अच्छा, और ये किए ये बच्चे, ये तो रह जाता क्या, ये देखिए स्पर्श रेखा के लिए, स्पर्श रेखा कोई रेखा है उसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, रेखा की स्पर्श रेखा। देखो परवलय की स्पर्श रेखा मैंने बताई, अति परवलय की, दीर्घवृत्त की, वर्त की, पर रेखा की स्पर्श रेखा वो खुद रेखा ही होती है बच्चे, स्वयं रेखा ही होती है ना। रेखा की स्पर्श रेखा वो खुद रेखा ही होती है बच्चे, स्वयं रेखा, और अभिलंब रेखा के लंबवत रेखा, ठीक है क्या। तो रेखा के लिए भी, अब ये एक जेईई मेंस में शायद पता नहीं गलती से आया था कि सही था, पर एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एक रेखा युग्म दे दिया था और उसकी स्पर्श रेखा उनके अभिलंब पूछ लिया था, तो ये समझ गए। मतलब एक रेखा है तो उसकी स्पर्श रेखा कौन होती है, वो खुद रेखा ही होती है, और अभिलंब क्या होता है, उस रेखा के लंबवत रेखा, तो ये ध्यान रखना। हाँ ये अपनी डीपीपी है, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आंसर से बिल्कुल। और बहुत अच्छे से बच्चे सभी लेक्चर्स को आपने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 80 से 90% के आसपास अपने क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, वो 10% क्वेश्चन से वो करने ही पड़ेंगे, तब आपसे जाके होंगे। क्लियर है क्या। तो बिल्कुल जेईई मेंस, जेईई एडवांस कैसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।